फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो 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 गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल? चलो, ये सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। तो आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जितने बच्चे मेरे सीएस प्रोफेशनल की फैमिली के मेरे सामने बैठे हैं। अच्छा, आज हमारे स्टूडेंट दरबार का ना सेशन नंबर 95 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये लगा लो, आज सीएस प्रोफेशनल का स्टूडेंट दरबार का लास्ट सेशन है। बच्चा कह रहा है सर, मतलब अब आपने तो कहा था कि आप एग्जाम तक स्टूडेंट दरबार लेके आओगे। सुन तो लो मेरे नालायक को, पूरी बात सुन तो लो। आज हमारे स्टूडेंट दरबार का लास्ट सेशन है प्रोफेशनल वाले बच्चों का। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके 3 सेशन सितंबर से पहले और बनते हैं। अब ये 3 सेशन और कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारा मंडे और फ्राइडे सिर्फ प्रोफेशनल वाले बच्चों का स्टूडेंट दरबार होता है, उसके अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब आज हमारी 17 तारीख है। अब जो हमारा अगला स्टूडेंट दरबार होता है वो मेरे ख्याल से फ्राइडे हमारा होता 21 को, देन फिर हमारा 24 को होता, फिर हमारा 28 को होता। इट मीन अगस्त के महीने में 3 स्टूडेंट दरबार हमारे और आते। अब ये 3 स्टूडेंट दरबार में नहीं ले रहा। इट मीन आज हम जून 17 का पूरा पेपर कंप्लीट कर देंगे इनकम टैक्स का। ठीक है जी। उस पेपर को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं 3 स्टूडेंट दरबार नहीं ले रहा। रीजन बीइंग, क्योंकि सितंबर के फर्स्ट वीक में जो मुझे आपकी जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास लेके आनी है और जो कस्टम की रिवीजन क्लास डालनी है, उसकी पूरी प्रिपरेशन करनी है, उसके पूरे नोट्स बनाने हैं। तो जबरदस्त तरीके से नोट्स मारा, ताकि जब आप वो रिवीजन क्लास देखोगे ना और जब जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास देखोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि सर ये नया लो है और इतना मुश्किल है। तो सिंपल सी बात है, सारी अमेंडमेंट में सिंपल कर दूंगा। उसके लिए मुझे नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, उसके लिए मुझे आपके एग्जाम्पल बनाने पड़ रहे हैं कि एग्जाम्पल मैं कैसे दूं ताकि आपको अमेंडमेंट क्लास में कोई भी दिक्कत ना आए। इसलिए अगले आने वाले 3 स्टूडेंट दरबार में ऑफ कर रहा हूं। सितंबर के फर्स्ट वीक से दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें अमेंडमेंट्स होंगी, कस्टम की रिवीजन होंगी और जितने भी कस्टम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अभी तक हमारे बैलेंस थे ना, उसको मैं सारे प्रैक्टिस कराऊंगा। बच्चा कहता है सर, जून 17 के बाद तो वो दिसंबर 16 वाला पेपर और वो दिसंबर 15 वाला पेपर वो तो आपने कराया ही नहीं, क्योंकि 15-16 वाले पेपर तो भी बचे हैं। उसको एक बार आप खुद ट्राई करना, क्योंकि आपके आंसर साथ में दिए हैं। उसमें कोई भी डाउट आएगा मुझसे पूछ लेना। इधर सुनो ध्यान से, अभी तक जो आपके प्रोफेशनल के स्टूडेंट दरबार हुए ना, मे बी आप में से कुछ बच्चे अभी नए ऐड हुए हो, तो मैं उनको बता दूं कि अभी तक हमने स्टूडेंट दरबार में क्या क्या किया, ताकि उनको भी पता हो कि हमें इतने टाइम में जो हमारा गैप आएगा उसकी रिवीजन कैसे करनी है। और ये मत सोचना कि बीच में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि हर सैटरडे संडे मेरा डाउट सेशन होता है जी। संडे को प्रोफेशनल वाले बच्चों का अलग से मैं डाउट सेशन रखता हूं, तो संडे को डाउट सेशन मेरा चलेगा ही चलेगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे उस डाउट सेशन में आके आप अपने कंप्लीट करोगे। प्रोफेशनल वाले बच्चों का एक्सक्लूसिव डाउट सेशन मैंने अब अलग रखना स्टार्ट कर दिया है, ताकि उन बच्चों को ये ना लगे कि हम छोटे भाई बहन के साथ क्यों बैठे। तो मैंने कहा चलो भाई, आपको बुरा लगता है कि आप छोटे भाई बहन के साथ क्यों बैठते हो, तो इट मीन आपका सेशन अलग होगा। जितने आपके डाउट्स होंगे उसको मैं अलग से टैकल करूंगा। अच्छा, अभी तक हमने स्टूडेंट दरबार में क्या क्या किया पहले वो देख लो। एक तो 18 घंटे की जीएसटी की रिवीजन क्लास, वो आपने जरूर देखनी है। अब उसमें कुछ चैप्टर आपके प्रोफेशनल वाले बैलेंस थे, तो याद करो मैंने जो आपके स्टूडेंट दरबार थे उसमें जितने भी एडिशनल चैप्टर थे, अपील का हो गया, आपके रिफंड का हो गया, जीएसटी प्रैक्टिशनर वाला हो गया, एडवांस रूलिंग हो गया, वो कंप्लीट मैंने स्टूडेंट दरबार में रिवाइज करवा दिए। उसके बाद जीएसटी में एग्जाम्शन लिस्ट, जो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी, एग्जाम्शन लिस्ट वाले लेक्चर मैंने यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद रूल नंबर 42 और रूल नंबर 43 जो सबसे मुश्किल लगते थे बच्चों को आईटीसी के, वो कंप्लीट रूल मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए। इंटरनेशनल टैक्सेशन जो आपके एग्जाम में 20 नंबर तक का आता है, उसकी कंप्लीट रिवीजन आपके स्टूडेंट दरबार के अंदर डाल दी। जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, चाहे वो सीए वाले हो, चाहे वो उनकी आरटीपी के हो, एमटीपी के हो, आपके सीएस के क्वेश्चन हो, कंप्लीट जीएसटी के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने स्टूडेंट दरबार के अंदर कर लिए।
इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने काफी सारे प्रैक्टिस कर ली। आज हम जून 17 वाला पेपर कंप्लीट कर देंगे, तो इट मींस आज भी हमें इनकम टैक्स ही करना है। और उसके बाद 19 घंटे की इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास मैंने डाली है, ताकि आपको 5 हेड जो हैं आपको अगर समझने हैं, उसकी रिवीजन करनी है, उसके लिए आप 19 घंटे की रिवीजन क्लास भी देख सकते हो। ठीक है जी। तो ये मत सोचना कि सर एग्जीक्यूटिव वाले हैं। आप में से जो बच्चे पुराने हैं वो जानते हैं कि प्रोफेशनल वाले बच्चों के अलग से ही हमारे स्टूडेंट दरबार चलते हैं। तो उनमें आपकी मैं प्लेलिस्ट बहुत जल्दी बना के अनाउंसमेंट कर दूंगा, ताकि आप में से किसी बच्चे को दिक्कत ना आए कि सर हमें ना प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोफेशनल के स्टूडेंट दरबार कौन कौन से हैं। तो मैं बहुत जल्दी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, ताकि उसमें जितने भी प्रोफेशनल के स्टूडेंट दरबार होंगे वो कंप्लीट आपके उस प्लेलिस्ट में होंगे, ताकि मेरी फैमिली के सिंगल बच्चे को भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी। तो आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का फिर लास्ट सेशन है, एक तरह से लास्ट सेशन सिर्फ अगस्त के महीने का। सितंबर में होंगे, अक्टूबर में होंगे, नवंबर में भी होंगे, अगस्त के महीने का लास्ट सेशन है। सितंबर में अमेंडमेंट्स और कस्टम की रिवीजन क्लास चलेंगी, और फिर अक्टूबर नवंबर में आपके कस्टम के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वो कराऊंगा। और अगर कोई छोटे मोटे टॉपिक मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, उसकी रिवीजन मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा। ठीक है। बच्चा कह रहा है सर इस बार तो आपको सीएस बन के दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बन के दिखाओगे, बन के दिखाने नाले को। अगर इस बार आप सीएस नहीं बनोगे ना, फिर मुझे बहुत दुख होगा, यह बात ध्यान देना। इतनी मेहनत मैंने प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए आज तक लाइफ में कभी नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बच्चे समझदार हैं, मैच्योर हैं, बच्चा खुद मेहनत करता है। बस मुझे लगता है नहीं, कि भैया आप भी मेरी फैमिली के मेंबर हो, चाहे आप बड़े हो चुके हो, आपके अंदर भी एक अलग लेवल का एटीट्यूड आ चुका है, बट फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, आप मेरे बच्चे ही हो, मुझे आपको समझाना है, मुझे उस मुकाम पे लेके जाना है। ठीक है जी। चलो जी, तो आओ जी फिर स्टार्ट करें जून 17 वाला पेपर। समझ में आ गया। आज हमारे स्टूडेंट दरबार का लास्ट सेशन है, सेशन नंबर 95। सभी बच्चों को बता देना, अगस्त में अब स्टूडेंट दरबार और नहीं होंगे, सिर्फ अगस्त के महीने में। सितंबर से स्टार्ट होंगे, रिवीजन क्लास होंगी कस्टम की और अमेंडमेंट क्लास होंगी जीएसटी की। उसके बाद फिर आपका ये जो हमारे स्टूडेंट दरबार में अभी तक जो हमने सेशन कंप्लीट किए हैं, उसमें अभी अब तक हमने क्या क्या किया वो कंप्लीट डिटेल आपको दे दी है। प्लेलिस्ट में आपको बना के दे दूंगा, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से। अब जो जून 17 वाला पेपर हमने स्टार्ट किया था ना, उसमें मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया था। अब एक तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है और एक 2A हमें करना है। इट मींस 30 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, आज हमें रिवीजन करने हैं, और ये 30 नंबर हमारे पूरे कंप्लीट करते हैं। अब जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 2 में से वैसे तो एक करना है, बट हम यहाँ पे दोनों ही करेंगे। रीजन में मैंने पहले भी कहा था कि हमें कंप्लीट इनकम टैक्स करना है, जो हमारे एग्जाम में आता है। हमें ये नहीं देखना कि ऑल्टरनेटिव क्या होते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए देख लो जी। कितना मुश्किल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जो बच्चे कहते हैं ना कि इनकम टैक्स मुश्किल आता है, एक बार क्वेश्चन देखना। एक्सप्लेन द प्रोविजन कंटेन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 relating to set off and carry forward of speculative business loss और short term capital loss। oh my god सर, इतना मुश्किल क्वेश्चन 5 नंबर का हम कैसे सोल्व कर पाएंगे सर? सेट ऑफ का चैप्टर तो हमने किया ही नहीं है सर, ये तो एग्जीक्यूटिव में था सर। हमारे 5 नंबर लुट गए, बर्बाद हो गए सर, हम कहाँ जाएं? एक बात मैंने सोच के बताओ, सेट ऑफ के चैप्टर में भी अगर आपको ध्यान आ रहा हो, आपको मैंने वहां पे बताया था कि 5 हेड के लॉस होते हैं। 5 हेड में सैलरी तो बाहर निकाल दो, क्योंकि सैलरी में लॉस नहीं होता। बिजनेस के लॉस हो गए, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हो गए, कैपिटल गेन के लॉस हो गए, अदर सोर्स के लॉस हो गए। बिजनेस में याद करो, बिजनेस में हमने 4 कैटेगरी बनाई थी, उसमें एक कैटेगरी स्पेक्यूलेटिव की भी थी। और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से ही खत्म होते हैं, और अगर वो सेट ऑफ नहीं होंगे अगले साल जाएंगे, अगले साल जाने के बाद स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से ही खत्म होंगे और 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको ध्यान आ रही होगी। और अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करूंगा, तो याद करो कैपिटल गेन में 2 कैटेगरी होती है, छोटा भाई और बड़ा भाई। छोटा भाई शॉर्ट टर्म, बड़ा भाई लॉन्ग टर्म। बड़ा भाई अपने एटीट्यूड में रहता है, वो अपने आप से बात करता है। छोटा भाई एटीट्यूड में नहीं रहता। इट मीन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी खत्म होंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी खत्म होंगे। नहीं होंगे अगले साल जाएंगे, अगले साल भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों से होंगे, और 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। ये बात ध्यान देना, स्पेक्यूलेटिव वाले केस में 4 साल है, यहां पे 8 साल है। और एक पॉइंट यहां पे और ध्यान देना कि अगर आपने रिटर्न सही टाइम पे फाइल नहीं की, मे बी अगर आपको रिटर्न ऑफ इनकम का चैप्टर ध्यान आ रहा हो, जब हमारी रिटर्न की ड्यू डेट होती है, अगर आपने सही टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं की, तो आपसे बढ़िया कौन जानता है कि आपके बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। उसके लिए परमिशन चाहिए होती है। अगर परमिशन कुछ लोगों से मिल जाती है तब कैरी फॉरवर्ड होंगे, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे।
तो उसने मुझसे यही तो पूछा है कि इनकम टैक्स एक्ट में कौन से प्रोविजन है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के, एक तो स्पेक्युलेटिव के और एक शॉर्ट टर्म के, दोनों बात बता दो। अब बताओ ये क्वेश्चन में 5 नंबर में लिखना क्या है। थियोरेटिकल क्वेश्चन है जी, आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, देखो उन्होंने क्या लिखा है। देखो जी वही लिखा है ना, मैक्सिमम 4 ईयर हो गया, किससे खत्म होंगे वही लिखा हुआ है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कितने साल, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, देखो नेक्स्ट 8 ईयर। तो इट मीन्स अगर आप टेबल भी बना के आओगे ना तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप ऐसे छोटे पैराग्राफ फॉर्म में लिख के आओगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद सोचो इस क्वेश्चन के 5 नंबर, सर अगर एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा भी बिना प्रोफेशनल का टैक्स पढ़े एग्जाम देने जाएगा तो भी ये क्लियर कराएगा। तो ये क्वेश्चन प्रोफेशनल का नहीं बोल सकता सर, अगर आप बोलोगे तो इट मीन आपने फिर एग्जीक्यूटिव साइड से नहीं की। ठीक है जी, क्वेश्चन 1 में कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन 2 देख लो, खुद ही देख लो क्वेश्चन नंबर 2 कितना मुश्किल है। आपको मैं दिखाता हूं, जो आप कहते हैं ना पेपर मुश्किल आता है सर, क्वेश्चन नंबर 2 खुद देखना, क्वेश्चन नंबर 2 किसका है, एग्जीक्यूटिव का ही है। सर पेपर कहीं एग्जीक्यूटिव का तो नहीं है, पहले आप ये देख लो, ऊपर देख लो, एडवांस टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस जून 17। पेपर एडवांस टैक्स के नालायक को, पेपर आपके प्रोफेशनल का ही है और क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव वाले आ रहे हैं। देखो जी पॉइंट नंबर बी देखना इसका, हाउ विल यू डिसाइड द रेजिडेंशियल स्टेटस। अब अपने बोल दो रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर किसका है, रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर आपने ज्यादा अच्छे से कहां पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव में ना, देख लो क्वेश्चन उसका आ गया। सर अगर ये क्वेश्चन पोयम का बनता, अगर ये क्वेश्चन पोयम की गाइडलाइंस निकालने का बनता ना, फिर मैं कहता कि मेनली प्रोफेशनल का है, बट उसने रेजिडेंशियल स्टेटस की बात की है तो नॉर्मली वो क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव लेवल का है। एक बार चेक करना क्वेश्चन में है क्या, हाउ विल यू डिसाइड द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग कंपनी और फर्म्स फॉर द प्रीवियस ईयर 16-17। अब यहाँ पे 19-20 हो जाएगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 गिव ब्रीफ रीजन फॉर योर आंसर, आपको रीजन भी देनी है और स्टेटस बताना है। सबसे पहला है जी XYZ फार्मा लिमिटेड, एक कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मैं क्वेश्चन पूरा आगे पढ़ ही नहीं रहा, इट मींस फटाफट सोच के बताना सर, अगर एक इंडियन कंपनी है, अगर एक कंपनी इंडियन है और वो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है तो उस केस में उसकी पोयम कहीं पर भी हो तो मैंने क्या कहा था, वो ऑलवेज रेजिडेंट होगी। तो इंडियन कंपनी वाले केस में तो हमें कुछ चेक ही नहीं करना, तो भैया पहले का आंसर क्या आ गया, रेजिडेंट आ गया। फिर दूसरा कह रहा है PKOR लिमिटेड, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जर्मनी, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी, ऑफ विच द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस इज सिचुएटेड होली इन इंडिया। एक बच्चा कह रहा है सर यहां पे कुछ चेंज नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आपने पहचान लिया, बताओ क्या चेंज होगा। सर यहां पे अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फॉरेन कंपनी वाले केस में अब हम पोयम चेक करते हैं, कंट्रोल मैनेजमेंट हम चेक ही नहीं करते। और मे भी अगर आपको ध्यान आ रहा हो, पोयम कॉन्सेप्ट भी तब एप्लीकेबल होता है अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर हो, क्योंकि अगर किसी फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक होती है वो हमेशा ही NR मानी जाती है। ये पोयम की गाइडलाइंस में आपने किया था। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्वेश्चन जून 17 का है, जून 17 में पोयम वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं, जून 17 के अंदर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट था। तो और यहाँ पे चेंज करो, मैं ये मान रहा हूं कि जब यहाँ पे कंट्रोल मैनेजमेंट वर्ड लिखा है तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि पोयम इंडिया में है। अपने आप बोल दो, अब एक कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, मतलब फॉरेन कंपनी है, और उसकी पोयम अगर इंडिया में होगी तो वो क्या बन जाएगी, रेजिडेंट बन जाएगी। एज्यूम करके चल रहा हूं इस कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है। ये अजम्पशन आपको लिख के आनी पड़ेगी एग्जाम में कि हमने एज्यूम किया। वैसे तो ऑलवेज वो डिफाइन करेगा कि टर्नओवर कितनी है, बट अगर टर्नओवर डिफाइन नहीं करेगा और आप आंसर लिख के आ रहे हो तो आप एज्यूम करके आना कि हमने इतनी टर्नओवर मान के आंसर किया है। उसके बाद देखो जी SVR लिमिटेड, ए फ्रेंच कंपनी, ये भी फॉरेन कंपनी है, ऑफ विच द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ पोयम इज सिचुएटेड, ऑफ बिजनेस इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, मतलब स्पेन में, मतलब बाहर किसी कंट्री में। तो अब यहाँ कंट्रोल मैनेजमेंट की जगह अब मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, पोयम बोल दूंगा। अपने बोल दो एक फॉरेन कंपनी है, उसकी पोयम इंडिया से बाहर है तो वो क्या बन जाएगी, NR बन जाएगी। ठीक है जी, और यहां पर भी क्या एज्यूम करूंगा, इसकी टर्नओवर जो है 50 करोड़ से ऊपर है। उसके बाद ABC लिमिटेड, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, एक कंपनी बाहर की है, उसमें कह रहे हैं कंट्रोल मैनेजमेंट उसका पार्टली इंडिया में है और पार्टली आउटसाइड इंडिया में है। अब ये पार्टली वाला कॉन्सेप्ट तो पोयम वाले केस में एप्लीकेबल होता ही नहीं है। सर पहले कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था, पहले लिखा होता था कि अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल अगर इंडिया से बाहर होगा ना तो फॉरेन कंपनी NR बन जाएगी, अगर 100% कंट्रोल इंडिया में होगा तब वो रेजिडेंट बनेगी। ये पुराना लॉ था, बट अब तो पार्टली की बात ही नहीं है, अब तो सिंपल सी बात है, पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट, पोयम बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। पोयम कैसे निकलती है उसके अपने सर्कुलर किए होंगे, गाइडलाइंस आपने की होंगी।
तो इस क्वेश्चन को हमें चेंज क्या करना पड़ेगा, हमें यहां चेंज ये करना पड़ेगा, पार्टली वर्ड यहां से हटाना पड़ेगा, और पार्टली वर्ड हटा के अब अगर आप पोयम इंडिया में मानोगे तो क्या लिख के आओगे, रेजिडेंट, पोयम आउटसाइड इंडिया मानोगे तो नॉन रेजिडेंट लिख के आओगे, यहाँ पे पार्टली वर्ड नहीं आएगा, तो उसको चेंज कर लेना चाहिए, यहां से पार्टली वर्ड हटा के यहाँ दो केस बना लेना कि अगर इंडिया में है तो रेजिडेंट है, आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट है। अब वो डिपेंड करता है कि अगर ये क्वेश्चन अब हमारे एग्जाम के अंदर बनेगा तो वो पोयम कहां पे देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो री, पार्टनरशिप फॉर्म है, बिजनेस एक्टिविटी चेन्नई में है, बट ऑल द मीटिंग्स एंड ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर और डिसीजन मेकिंग टुक प्लेस इन सिंगापुर एंड मलेशिया। भैया सारी मीटिंग्स अगर बाहर हो रही हैं, सारे डिसीजन बाहर ही लिए जा रहे हैं, तो भैया कंट्रोल इंडिया से बाहर है। और आपसे बढ़िया कौन जानता है कि पार्टनरशिप फॉर्म वाले केस में पोयम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। अब कोई बच्चे ऐसे में ही शक्ल देख रहे हैं, कह रहे भाई ये चल क्या रहा है, ये पोयम कंट्रोल क्या चल रहा है। ये रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर आपने देखा, एक चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस का, उसमें स्टेटस निकालते हैं इंडिविजुअल का, कंपनी का, फर्म का, एचयूएफ का, एओपी का, ये वो चल रहा है। ठीक है ना, तो एक बार दोबारा पढ़ लेना, जो मुझे रेगुलर बैच के होंगे उन्होंने तो स्टेटस वाला चैप्टर पूरा ही किया है, मैंने पूरा ही क्लास में करवाया था, क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे मना करते थे, बट मैंने कहा था फिर भी करो। तो सिंपल सी बात है सर, क्योंकि मुझे पता है ना एग्जाम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। बच्चों को तो लगता है मेरे दोस्त ने कहा है यही चैप्टर करने, तो मैं तो वही करूंगा, टीचर तो ऐसे ऐसे करा गया, टीचर तो पागल है। तो सिंपल सी बात है कि जब मैं बोलता हूं कि आपको कंप्लीट चैप्टर करने हैं, और अब तो टाइम मिल चुका है, अब तो टाइम मिल चुका है सर, ये टाइम वापिस नहीं आएगा, तो अभी भी टाइम है, कंप्लीट सिलेबस करके जाना इनकम टैक्स का। आपके क्वेश्चन आपको इतने आसान लगेंगे, आप ये कहोगे सर इनकम टैक्स तो मुश्किल आता ही नहीं है, और अब खुद देख लो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है जी, तो बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पे कंट्रोल मैनेजमेंट हटा के यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने कौन सा लिख दिया, पोयम का। आगे बढ़ सकते हैं, पक्का पक्का, यस सर। तो ये दो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं जी, लो जी अब जाके हमारे 10 नंबर तो हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लो, तीसरा क्वेश्चन किसका है, तीसरा क्वेश्चन है टैक्स प्लानिंग वाले चैप्टर का। एक चैप्टर था आपके प्रोफेशनल में, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, टैक्स अवॉइडेंस, उसका क्वेश्चन है, देखना क्या कह रहे हैं। Ravi Glass Limited, a widely held company, is considering for a major expansion of its activity, for which an additional investment of 3 crore is required. एक कंपनी है, वो अपने बिजनेस में एक्सटेंशन करना चाहती है, उसको 3 करोड़ रुपए चाहिए। अब वो 3 करोड़ रुपए कैसे लेके आ रही है वो बताने जा रहे हैं। The company has following the 3 option, मतलब 3 alternatives for the financing of proposed additional investment of 3 crore. उसके माइंड में 3 चीजें चल रही हैं, उसके माइंड में 3 विचार आ रहे हैं, उसके माइंड में 3 थॉट्स आ रहे हैं कि मैं 3 करोड़ रुपए ऐसे इकट्ठा कर सकता हूं। सर फिर दिक्कत क्या है, कैसे भी इकट्ठा कर ले, आप बताओगे ना। अभी जितने बच्चे कुछ ही घंटों के बाद अब सीएस बनने वाले हैं, आपके रिजल्ट में पास लिखा आएगा, ओ माय गॉड सर हम सीएस बन जाएंगे, यस। तो आप ही इसे गाइड करोगे कि उसके माइंड में जो 3 थॉट्स चल रहे हैं उसमें सबसे बेस्ट थॉट कौन सा है, क्योंकि आपने कंसल्टेंसी देनी है ना। आप बार बार कहते हो ना कि सर मेरा टैक्स में इंटरेस्ट आ रहा है, तो दो करो कंसल्ट, उसको करो कंसल्ट। क्या कह रहा है देखो, वो कह रहा है सबसे पहला मेरे माइंड में चल रहा है, बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड रेज द इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली। इक्विटी शेयर इशू करूं, कैपिटल रेज करूं और अपना फंड ले लूं। दूसरा थॉट उसके माइंड में आ रहा है, 2 करोड़ फ्रॉम इशू इक्विटी शेयर, 2 करोड़ रुपए इक्विटी शेयर से, और 1 करोड़ बाय इशू ऑफ 15% डिवेंचर। 2 करोड़ इक्विटी शेयर से और 1% 15% डिवेंचर इशू कर दूं, वहां से पैसे ले लूं। तीसरा थॉट उसके माइंड में आ रहा है, 1 करोड़ इक्विटी शेयर से, 1 करोड़ के डिवेंचर इशू कर दूं और 1 करोड़ का बैंक से लोन ले लूं जिस पर 15% मुझे इंटरेस्ट पे करना है। तो ये 3 थॉट उसके माइंड में आ रहे हैं। उसने फिर बोला जी रेट ऑफ रिटर्न ऑन द न्यू इन्वेस्टमेंट हैज बीन वर्क आउट 30%। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 30.90 है, अब यहां पे 31.20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले 3% सेस था, तब 30.90 था, अब 4% सेस है, तो भाई 31.20 हो जाएगा। अब वो कहना चाह रहे हैं आप ना कंपनी को एडवाइस दो, कंपनी को गाइड करो कि इन तीनों में से कौन सा थॉट उसके माइंड में सही चल रहा है, इन तीनों में से कौन सा थॉट उसके माइंड में सही चल रहा है, आपने ये उसे गाइड करना है। अब सोच के बोलना कौन सा थॉट सही चल रहा है, हमें कैसे पता लगेगा। याद करो टैक्स प्लानिंग वाले चैप्टर के अंदर आपको मैंने बताया था कि जहां आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, जो मोर बेनिफिशियल टू कंपनी होगा, वही हम गाइड करेंगे, भैया ये तेरे लिए बढ़िया है।
और ये मोर बेनिफिशियल कैसे है? अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले हैं, कितने न्यू वाले हैं, क्योंकि न्यू सिलेबस में एफएम नहीं है, एफएम उनके एग्जीक्यूटिव में है। ओल्ड सिलेबस के अंदर मेरे ख्याल से ग्रुप 2 में एफएम का पेपर है। तो अगर आपने एफएम वाला पेपर किया ना तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। जब हम सीए के अंदर थे, आप सीएस प्रोफेशनल में ओल्ड सिलेबस में थे, आपने पेपर किया था एफएम का। और अगर आप न्यू सिलेबस वाले हो तो एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस में सेकंड ग्रुप में एफएम वाला पेपर है, ये क्वेश्चन उसका है। सर ऐसे कैसे उसका है? क्योंकि इसमें हमें निकालनी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है उसमें मुझे रिटर्न कितनी आ रही है, और जहां मुझे ज्यादा रिटर्न आएगी उसके बेस पे बोल दूंगा भैया ये ऑप्शन बढ़िया है। और कैसे निकाल लेंगे आपको दिखा देता हूं। इधर देखो ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। इन्होंने सॉल्यूशन में क्या लिखा है? 3 प्रपोजल, 3 थॉट्स चल रहे हैं। आंसर मत देखना, आंसर मत देखना, सिर्फ एक बार माइंड में लेके चलो। 3 थॉट्स चल रहे हैं। प्रपोजल 1 इक्विटी शेयर, प्रपोजल 2 में 2 बातें हैं इक्विटी और डिवेंचर, प्रपोजल 3 में 3 बातें हैं इक्विटी, डिवेंचर और लोन की। प्रपोजल 1 में इक्विटी कैपिटल 3 करोड़, और यहाँ पे 2 करोड़ 1 करोड़, यहाँ पे 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 3 करोड़ की। आनी तीनों में 3 करोड़ ही है, बट 3 करोड़ लाने के तरीके अलग अलग है। अब यहां पे सबसे पहला उसने क्या बोला? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न कितनी आएगी? 30%। देखो उसने क्वेश्चन के अंदर बोला ना कि 30% की रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड है। इट मींस 3 करोड़ का 30%, 90 लाख 90 लाख 90 लाख। ठीक है नी? अब सोच समझ के बोलना। माइनस में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब जो मेरा इंटरेस्ट जाएगा डिवेंचर पे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस केस में वो मेरा खर्चा हो गया। तो अगर मेरा वो खर्चा हो गया, मेरा टैक्स बच गया। सर ये खर्चा हो गया, टैक्स बच गया, सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा। एक बात मुझे सोच के बताओ नालायकों, अगर मेरे पास 3 करोड़ रुपए हैं, ध्यान सुनो, 3 करोड़ रुपए हैं, और 3 करोड़ में से मैंने डिवेंचर इशू करके लिए, तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट तो पे करूंगा, या मैंने बैंक से लोन लिया, उस लोन पे इंटरेस्ट तो पे करूंगा। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है तो इक्विटी शेयर कैपिटल पे तो भैया उस केस में कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होगी, कोई खर्चा नहीं होगा। और आप सब जानते हो डिविडेंड जो होता है वो भी कोई खर्चे में कवर नहीं होता, और सीडीटी जो होता है वो भी खर्चे में कवर नहीं होता, उसके में डिडक्शन नहीं मिलती। तो खर्चे में क्या आएगा? इंटरेस्ट ही तो आएगा, या तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आएगा या इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। तो भैया पहले वाले केस में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, दूसरे वाले केस में 1.5 लाख का है, तीसरे वाले केस में भी 15 लाख का, सॉरी 1.5 लाख कह रहा हूं, 15 लाख का है, क्योंकि 1 करोड़ के डिवेंचर है, उसका 15%, 15 लाख का इंटरेस्ट। और फिर यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि तीसरा ऑप्शन जो है उसमें चल रहा है 1 करोड़ का लोन भी लो। तो भैया इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, इसमें 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन भी है। अब नेट जो मेरे पास प्रॉफिट आ गया टैक्स से पहले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा आ गया 90 लाख, यहां आ गया 75, यहां आ गया 60 लाख। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि जो मेरा नेट टैक्स से पहले, मतलब जो मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया वो मेरे पास इतना आ गया। अब इस पर टैक्स लगाओ, टैक्स आप सब जानते हो 31.20 है, तो यहां पे ना 31.20 है ना, तो 90 लाख का 31.20, ये आ गया जी मेरा 28,08,000। यहाँ 27,81,000 है ना, उसको चेंज कर लेना, ये 28,08,000 आ गया। 75 लाख का 31.20, ये आ गया 23,40,000। और यहाँ पे आ गया जी 60 लाख का 31.20, ये आ गया 18,72,000 रुपए का मेरा ये आ गया। ये मेरे आ गया है टैक्स, ये मेरा टैक्स आ गया जी। ठीक है जी। अब अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से मैं टैक्स माइनस कर दूंगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, नेट प्रॉफिट मेरा आ जाएगा। आओ एक बार निकालते हैं। अगर मैं 90 लाख में से माइनस कर दूं 28,08,000, तो मेरा यहाँ पे आ गया 61,92,000, ये मेरा पैट आ गया, ये मेरा पैट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ऐसे 75 लाख में से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूं तो मेरा 51,60,000, ये मेरा पैट आ गया। ऐसे यहां पे 60 लाख में से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूं 31.20, तो 41,28,000, ये मेरा पैट आ गया। अब सोच के बोला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे दिख रहा है कि मुझे कितना प्रॉफिट है, मुझे कितना प्रॉफिट है। अब जो ये मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, जो ये मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, अब देखने से क्या लग रहा है कि ये प्रॉफिट ज्यादा है, देखने से क्या लग रहा है ये प्रॉफिट ज्यादा है, ये प्रॉफिट कम है, ये प्रॉफिट उससे भी कम है। तो सर बेनिफिशियल जो लग रहा है वो तो ये वाला लग रहा है। सर ऑप्शन 1 में जाओ, ऑप्शन 1 में जाओ, सर उसको बोल दो सर हम सीएस हैं,
सर आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे सर? हम कुछ ही घंटे के बाद सीएस बनने वाले हैं। हेलो विवेक सर, आप हमारी बात सुनो। उसको बोल दो ऑप्शन नंबर 1 ले लेगा, वहां प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। ये सब बच्चे जो बोल रहे हैं नालायकों ने, आपने एफएम नहीं पढ़ी फिर। इधर देखो ध्यान से, अकाउंट्स तो पढ़ा होगा, उसमें रिटर्न एक मेरे ख्याल से चैप्टर था रेशो वाला, पता नहीं अब था या नहीं था। रेशो का एक चैप्टर था, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालते थे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कि जो मेरा टैक्स के बाद प्रॉफिट आ रहा है उसको मैं कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करूंगा, तभी तो जाके आपका निकल के आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है। ठीक है, ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात नहीं कर रहा, ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात नहीं कर रहा है, बात ध्यान देना। जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, अब सोच के बोलना, 61 लाख 92 लाख का प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 3 करोड़, तो ये 20.64 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ रही है शेयर होल्डर को। सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया उस पर कितनी रिटर्न आएगी, वही तो हमें देखना है। क्योंकि हमें तो ये देखना है ना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, मैंने शेयर होल्डर को कितनी रिटर्न आ रही है। तो शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे 3 करोड़ पूरे, उसमें ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो भैया 20.64 आ गया। अच्छा, यहां पे अब आपने प्रॉफिट कमाया 51,60,000 डिवाइड बाय, यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 करोड़, तो भैया डिवाइड बाय 2 करोड़, 2 करोड़, तो ये आ गया 25.80%। और यहां पे 41,28,000 है, जिसमें सिर्फ 1 करोड़ है, तो भैया फिर 41.28% आ गया। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू शेयर होल्डर जो है वो ज्यादा आ रही है इस वाले केस में, तो ये ऑप्शन बेनिफिशियल है। ये देखो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सर ऐसे ऐसे क्लाइंट आते हैं क्या प्रैक्टिकल लाइफ में, जो आप समझते हो ना, प्रैक्टिस वालों को दूर से देखो कितने लाखों रुपए कमा रहा है, वो इस तरीके कमा रहा है। मे भी आप मैंने कई बार सेशन के अंदर पहले बताया भी है कि मेरी वाइफ बिग फोर में काम करती है, टैक्सेशन एम&ए के अंदर। तो उनके पास मैं कई, क्योंकि ऑब्वियस बात है ऑफिस का वो काम करते हैं, उनके पास क्लाइंट आते हैं, तब मुझे पता लगता है कि एक्चुअल में इस काम की वैल्यू है क्या। सर यही तो क्लाइंट आपके पास आएगा ना कि भैया मेरे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, तो इसमें कौन सा थॉट सही है। अब जो नालायक बच्चा होगा वो क्या करेगा? पीएटी निकालेगा, पीएटी निकालने के बाद बोलेगा जी प्रॉफिट यहाँ पे आपको ज्यादा हो रहा है, आप ये ले लो मेथड। और जब वो मेथड लेगा उसमें शेयर होल्डर को नुकसान है, क्योंकि उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही नहीं वहां से आ रही। तो हमें ये देखना है कि शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर उन्हें कितनी रिटर्न आ रही है, और वो कैसे निकलती है? पीएटी डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल ही तो मेन इन्वेस्टमेंट होती है। और ये बातें आपने सारी एफएम के अंदर पढ़ी होंगी सर। ये क्वेश्चन एक्चुअल में टैक्स का नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में टैक्स का नहीं है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में फाइनेंस का है। तो जो एफएम वाले बच्चे होंगे उनके लिए तो बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, और उस टाइम तो एफएम था जब ये क्वेश्चन बना था ना, तो जब ये टैक्स के अंदर बना होगा बच्चों को फ्री के नंबर मिल गए थे एफएम जो पढ़ के गए थे। हाँ अब ये क्वेश्चन मुश्किल लग सकता है, क्यों आपने एफएम पता नहीं एग्जीक्यूटिव में पढ़ी है नहीं पढ़ी, प्रोफेशनल में तो वैसे ही खत्म हो गई है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका पीएटी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपने जो पीएटी निकल के आया डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, ये पीएटी डिवाइड बाय ये पीओटी डिवाइड बाय ये, बट ये पीएटी आपका यहां पे गलत दिया हुआ है, एक्चुअल पीएटी आपका ये है, इसको आप इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करना। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके आंसर निकल के आएंगे। ठीक है, तो अब जाके हमारा देखो कंक्लूजन दिखाऊं आपको। देखो द कंपनी इज पेइंग इट्स एंटायर नेट प्रॉफिट एज डिविडेंड and the rate of return equity is highest in case of third alternative, therefore the company should opt for the third alternative। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। आगे देख लो जी, हम क्वेश्चन नंबर 2A पर जाओ। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के स्टूडेंट दरबार का, और इवन अगस्त के स्टूडेंट दरबार का लास्ट क्वेश्चन। सर हम आपको याद करेंगे, मिस यू सर, मैं आपको बहुत याद करूंगा, और ऐसे मत बोलो नाले को मैं बीच में आता रहूंगा। सिर्फ 3 स्टूडेंट दरबार ही ऑफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि परमानेंट ऑफ कर रहा हूँ। आप सिर्फ मैंने कमिटमेंट कर दी कि लूंगा तो इट मीन लूंगा। अब मुझे ना उसके नोट्स पे काम करना है, अमेंडमेंट नोट्स के, कस्टम की रिवीजन पे, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक चीज मैं आपको ऐसे दे दूं सितंबर के मंथ में, कि आप भी याद करो कि सर वाकई आपने भी मेहनत की है, हम भी मेहनत करेंगे, बट उसके लिए पहले मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना। इधर देखो ध्यान से, अब 2A पर आओ जी। अब ये पहला क्वेश्चन तो सर थियोरेटिकल बेस है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, नोटिंग भी मैंने कराई है, रिवीजन क्लास के अंदर जो स्टूडेंट दरबार है उसमें रिवाइज भी करवाया हुआ है। देखो ये पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में क्या फर्क है? अब मैं पढ़वा नहीं रहा सर, इतना खुद पढ़ सकते हो। प्लानिंग और अवॉइडेंस में क्या फर्क होता है इतना बता दूं, प्लानिंग लीगल है, अवॉइडेंस भी लीगल है। अवॉइडेंस में बस आप क्या करते हो, लॉ में एक लैक्यूना है, लॉ में कमी है, उसको यूज करते हो,
और प्लानिंग डिडक्शन एग्जम्पशन वो सारी प्लानिंग होती है। प्लानिंग लॉन्ग टर्म होती है, अवॉइडेंस शॉर्ट टर्म होती है। तो वो सारे डिफरेंस जो आपने क्लास में देखे थे वो आपको लिख के आने हैं। उसके बाद डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इन दोनों में क्या फर्क है। अब देखो पहली क्लास का क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार आप बुक खोल के देख लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में आपको दिया हुआ है। डाइवर्जन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। डाइवर्जन ऑफ इनकम मींस इनकम डाइवर्ट करना, क्लबिंग ऑफ इनकम वाला। एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, कहीं इनकम अप्लाई कर देना, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर होती है, उससे भी कई बार हमारा टैक्स की सेविंग होती है। तो इन दोनों के अंदर फर्क होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे लिख के आना है। इसका आंसर आपका यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, आपके इंस्टीट्यूट ने इसको बना के दिया हुआ है। तो यहाँ से भी देखो, ये ये तो ये डाइवर्जन ऑफ इनकम और ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम। उसके बाद देखो ये अगला फिर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो, 5 नंबर का क्वेश्चन आया अगला, और आप खुद देख लेना 5 नंबर में है क्या। GX Limited is a foreign company having business operation in India. The company has made prescribed arrangement for declaration and payment of dividend within India and paid preference share dividend of 880 lakh for financial year 16-17. Is dividend distribution tax payable by foreign company? Is there any time limit for payment of DDT? Can GX Limited avail deduction in respect of DDT paid? 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर पूछ लिए, और जैसे ही 3 क्वेश्चन मैंने आपको बोले ना, ये एक बच्चा सामने बैठा है, बच्चा कह रहा है भाई क्वेश्चन में है क्या, कह रहा क्वेश्चन ही सही नहीं लग रहा मुझे। तो दूसरा बच्चा कह रहा है क्यों, कह रहा भाई फॉरेन कंपनी सीडीडी काटती नहीं, तेरे को याद नहीं आ रहा सर ने क्लास में कहा था कि सीडीडी कॉन्सेप्ट इंडियन कंपनी पर लगता है, ये क्वेश्चन फॉरेन कंपनी का है जो वो सीडीटी ही नहीं काटेगी। तो भैया ये क्वेश्चन ही पूरा गलत, देख कितना कंफ्यूज किया उसने। मैं तो बस एक लाइन लिखाऊंगा, फॉरेन कंपनी सीडीटी नहीं काटती, आपने कंफ्यूजन पैदा की है, 5 नंबर मुझे मिल जाएंगे। आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, एक लाइन बस यहाँ पे पढ़ने वाली है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। याद करो डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। डोमेस्टिक कंपनी में क्या था, तो इंडियन कंपनी और एक ऐसी फॉरेन कंपनी जिसके डिविडेंड डिक्लेरेशन के प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट अगर इंडिया में है तो वो डोमेस्टिक कंपनी बन जाती है। आप चेक करो उसने क्या बोला है सर, उसने साफ साफ बोला है प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन इंडिया। तो ये फॉरेन कंपनी अब ये डोमेस्टिक कंपनी की कैटेगरी में आ चुकी है, और अगर ये डोमेस्टिक कंपनी की कैटेगरी में आ चुकी है तो सीडीडी भी कटेगा, सीडीडी गवर्नमेंट के पास जाएगा भी। हाँ वो बात अलग है कि सीडीटी की डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती। तो सीडीटी का रेट 20.555, और आप सब जानते हो 14 डेज के अंदर, 14 दिन के अंदर सीडीटी जमा करा के आना पड़ता है, और जो सीडीटी हम पे करते हैं उसका बेनिफिट हमें पीएनएल के डेबिट में नहीं मिलता, सीडीटी का कोई खर्चा हमें अलाउड नहीं होता। ठीक है जी, ये देखो आपको दिखा देता हूं, देखो ये क्या लिखा है, ये डिक्लेरेशन के बाद लिखी है, तो डोमेस्टिक कंपनी बन गई, डोमेस्टिक कंपनी बन गई तो सीडीटी लगेगा, 14 डेज में जमा कराना पड़ेगा, और डिडक्शन जो है देखो वही शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, क्योंकि सीडीटी की डिडक्शन मिलती ही नहीं है। ये बात आपने पीजीबी के अंदर ही पढ़ी थी, ये बात आपने अदर सोर्स के अंदर भी पढ़ी थी। तो बताओ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का बना थियोरटिकल, तो 2 क्वेश्चन बने हैं और ये दोनों ही थियोरटिकल हैं ऊपर वाले। तो जो बच्चा 2A करके आया होगा, पहले 2 क्वेश्चन थ्योरी, तीसरा क्वेश्चन प्रैक्टिकल है जी। तीसरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिकल है, ये क्वेश्चन हमारा मैथ का है। अब जो क्वेश्चन देख लो एक बार फटाफट से, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इनकम टैक्स में हमारा प्रैक्टिस अच्छे से हो गया, कस्टम सिर्फ रह गया, जीएसटी भी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो गया। तो ये लगा लो अप्रोक्सीमेट 70 से 80 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जहां बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो सारे हम अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। जो बच्चे डेली स्टूडेंट दरबार में आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। आओ जी एक बार क्वेश्चन 3 पढ़ो। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 शोड ए नेट प्रॉफिट 80 लाख आफ्टर मेकिंग ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब ये 80 लाख है, ये नेट प्रॉफिट है, इसमें एडजस्टमेंट करने के बाद बताए हैं, तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 JB। और ये देखो क्या कह रहे हैं, डेप्रीसिएशन 24 लाख, जिसमें डेप्रीसिएशन रिवैल्यूएशन का है 4 लाख। तो भैया पहले तो क्या करेंगे, पूरा 24 लाख ऐड कर देंगे, और रिवैल्यूएशन वाला फिर माइनस नहीं करते, तो माइनस कितना करेंगे, 20 लाख माइनस करेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन इग्नोर करके चलते हैं ना। तो 24 लाख ऐड तो पूरा करेंगे, माइनस हम करेंगे रिवैल्यूएशन हटाने के बाद, तो माइनस कितना करेंगे, 20 लाख करेंगे। पहली एडजस्टमेंट हो गई। प्रोविजन ऑफ अनसर्टेन लाइबिलिटी, अपने आप बोल दो क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे।
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। याद आ रही है वो टेबल जो हमने क्लास के अंदर बनाई थी, उस टेबल को अपने माइंड में इमेजिनेशन में लेके चलो, सब कुछ सोल्व हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम माइनस कर दो, एग्जम्प्ट है। उसके बाद अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम जनरल रिजर्व, याद करो ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं 3 लाख। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 15 के हैं और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 11 लाख के, तो अपने बोल दो विच एवर इज, क्या करते हैं, विच एवर इज लेस, तो यहां पे माइनस कितना कर देंगे, 11 लाख रुपए, ये माइनस कर देंगे। तो एक बार चेक करना मैंने क्या क्या किया है, देखो 24 ऐड हो गया, 9 ऐड हो गया, 2 ऐड हो गया, तो ये हमारा आ गया। फिर डेप्रिसिएशन 20 लाख माइनस किया, एग्रीकल्चर इनकम 15 और ये 3 और ये ब्रॉड फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन विच एवर इज लेस, याद आ रहा है कुछ, तो 11 लाख, तो आपका ये माइनस किया तो 66 लाख के आपके बुक प्रॉफिट आ गए। अब इस बुक प्रॉफिट में आपका मैट का रेट 15% है, 18.5%, अब ये गलत है क्योंकि पुराना रेट है, अब तो नया रेट 15% है। तो अगर मैं 66 लाख का 15% निकालता हूं तो 9,90,000 प्लस में 4% सेस, तो आपका हो गया जी 10,29,600, ये आपका मैट निकल के आ गया। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का था जी। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, अब खुद सोच के बताना सर क्या क्वेश्चन मुश्किल आते हैं। अगर आपने क्लासेस सही ढंग से अटेंड की हैं, रिवीजन आपने सही ढंग से की है और प्रैक्टिस अगर आपने सही ढंग से किया, सर पेपर मुश्किल नहीं आता। और ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को तो मुश्किल लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा उन्हें मुश्किल लगते कैसे हैं। चलो मैं न्यू वालों की तो फिर भी बात मान सकता हूँ, बट ओल्ड वालों को मुश्किल कैसे लग रहा है सर। ओल्ड वालों में तो ये लगा लो 30 में से कम 15 नंबर के क्वेश्चन तो एग्जीक्यूटिव वाले हैं। आपको मुश्किल पता क्यों लगता है, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर नहीं करके जाते। और अगर सब बच्चे एग्जीक्यूटिव वाले कंप्लीट चैप्टर भी अच्छे ढंग से करके जाएं तो इनकम टैक्स सबसे आसान बनता है, जीएसटी से भी आसान बनता है। ठीक है, और आपके सामने ही मैंने आपको सारे पेपर कराए हैं। हमने दिसंबर 19 से स्टार्ट किया था और जून 17 तक आ गए, तो ये लगा टोटल हमने 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 6 अटेम्प्ट ही हो गए मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है जी। तो कोई भी डाउट हो स्टूडेंट दरबार में आप उसमें डाउट सेशन के अंदर आप पूछ सकते हो। तो अब जाके हमारे इनकम टैक्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो जून 17 तक के पेपर हमने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद के जो पेपर हैं आपके इंस्टीट्यूट ने आपकी वेबसाइट पे डाले हुए हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आंसर आपके साथ में है। जहां जहां अमेंडमेंट्स आई हैं वो आप सब जानते हो। फिर भी कोई डाउट हो स्टूडेंट अपना डाउट सेशन जो मेरा हर संडे होता है उसमें आके पूछ लेना कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा, मैं करवा दूंगा, अब उसकी टेंशन मत लो। ठीक है जी। अब आज के बाद अब 13 दिन आपका आपका प्रोफेशनल वाले बच्चों का डाउट से स्टूडेंट दरबार नहीं होगा, सिर्फ डाउट सेशन होगा हर संडे को। फिर सितंबर के फर्स्ट वीक से फिर दोबारा से जर्नी दोबारा से स्टार्ट होगी। ठीक है जी सर, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों का होगा, अभी उनका थोड़ा सा होगा, उनके चैप्टर वाइज 2-3 चैप्टर मुझे कराने हैं, कैपिटल गेन बीजीपी, उसके बाद फिर मैं उनका भी स्टॉप कर दूंगा। तो आज 95 है, कल 96 एग्जीक्यूटिव वालों का है, तो उम्मीद करूंगा 4 सेशन मैं उनके और लूंगा। जहां मेरे 100 सेशन स्टूडेंट दरबार के होंगे तो 100 के बाद मैं अगस्त के अंदर बंद कर दूंगा। देन फिर 101 से हम स्टूडेंट दरबार स्टार्ट करेंगे सितंबर में। ठीक है ना, तो 100 सेशन फाइनली एक रिकॉर्ड बनाएंगे यूट्यूब के ऊपर। मेरे को नहीं लगता कि इतने सारे स्टूडेंट दरबार के सेशन आज तक लगातार किसी ने लगाए होंगे, ये सब पॉसिबल होगा आपके प्यार से। तो जहां 100 सेशन खत्म होंगे उसके बाद 101 सेशन जो होगा वो सितंबर के फर्स्ट वीक में अमेंडमेंट क्लास या रिवीजन क्लास के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी, चलो जी, फिर तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपने डाउट्स इकट्ठे करो, प्रैक्टिस करो। उम्मीद करूंगा कि आप 80 प्लस मार्क्स का टारगेट लेके चल रहे हो, आएंगे 100% आएंगे। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी देके आओगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके आओगे, सब कुछ बढ़िया तरीके से वर्किंग नोट्स बना के आओगे, तो नंबर आपके कंफर्म आएंगे, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन मतलब स्टूडेंट दरबार का नेक्स्ट सेशन कब होगा, सितंबर के फर्स्ट वीक में अमेंडमेंट के साथ। अमेंडमेंट नोट्स आपके मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी हैं, वहां से आप डाउनलोड कर लो, उसमें प्रोफेशनल की भी सारी अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़नी स्टार्ट कर दो, अगर समझ में आ रही है अच्छी बात है, नहीं तो कंप्लीट उसको मैं कराऊंगा जब अमेंडमेंट क्लास में डालूंगा तब वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाकी दोस्तों को बताओ कि भैया स्टूडेंट दरबार इतने टाइम के लिए देख लो, क्योंकि मैंने आपको गैप दे दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो भी देखना स्टार्ट कर दे, डेली बेस पे देख लें, ताकि सितंबर से फिर हमारी जबरदस्त दोबारा से तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने हमें जबरदस्त तरीके से लगाने हैं, ताकि दिसंबर में हमारे एग्जाम निकालने हैं। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच,
जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। फिर मिलूंगा बहुत जल्दी सभी प्रोफेशनल वाले बच्चों को। लव यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।